हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का आज चैप्टर 7 समकालीन विषय में सुरक्षा। बेटा, इससे पहले मैंने आपको जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें ये बताया था कि सुरक्षा होती क्या है, प्लस मैंने आपको बताया था सुरक्षा की दो धारणाएं थी, एक पारंपरिक धारणा और एक अपारंपरिक धारणा। जो सुरक्षा की हमारी पारंपरिक धारणा थी उसके अंतर्गत मैंने आपको बाहरी और आंतरिक दोनों सुरक्षाओं के बारे में बताया कि बाहरी रूप से किसी देश को किस चीज़ से खतरा होता है और आंतरिक रूप से किस चीज़ से खतरा होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत देखो बेटा, इसके अंतर्गत मानवीय अस्तित्व पर वार करने वाले व्यापक स्वरूप के संकटों की आशंकाओं को शामिल किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो संकट मानव के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाते हैं, मानव जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं, उन सभी चीज़ों को सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत माना जाता है। बेटा, इस चीज़ पर भी लोगों के अलग अलग विचार थे, अलग अलग प्रश्न चिन्ह थे। कोई इसमें मतलब कि किसी चीज़ को विश्व की सुरक्षा को, कोई मानव की सुरक्षा को, सबके अलग अलग अपने मतभेद थे कि अलग अलग टॉपिकों को वो उसके अंतर्गत शामिल करना चाहते थे। फिर उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि मानव की सुरक्षा का जो विचार था वो राज्यों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब तक मानव सुरक्षित नहीं होगा तब तक मतलब कि हम राज्यों को सुरक्षित नहीं कह सकते। ठीक है बेटा। उसके बाद हम ये कहेंगे नागरिक को विदेशी हमले से सुरक्षित रखना। मतलब कि ये बताया था ना कि भाई सबसे पहला ये होता है कि अगर कोई देश अपनी देश की सीमाओं को सुरक्षित रखता है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन हम लास्ट ईयर काफ़ी सालों जो अपनी हिस्ट्री को पढ़ें, ये लास्ट सालों के का अध्ययन करें तो हमें ये पता चलता है कि बेटा बाहर के हमलों से जितने लोगों की जान गई है उससे कहीं ज़्यादा उन मामलों की वजह से लोगों की जान गई है जो मामले बेटा मतलब कि एक तरह से आक्रमण की वजह से नहीं हुए थे। जो घटनाएं मतलब कि अपने यहाँ किसी देश के अंतर्गत जो मानव को नुकसान पहुंचा रही थी, मानव जाति को किसी प्रकार से, तो वो उन सारी चीज़ों की वजह से ज़्यादा जो लोग हैं वो मौत के शिकार हुए हैं। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को ध्यान में जो रखते हुए ये कहा गया बेटा कि जो हमारा एक तो जो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत जो वैश्विक स्तर पर मामले रखे गए वो था ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू। अब हम जैसे कोरोना नामक जो वायरस आया है इसका भी बेटा असर किसी एक देश पर नहीं हो रहा। अभी करंट में यही सिचुएशन है, इसका असर भी विश्व स्तर पर सभी देशों के ऊपर हो रहा है। सभी इसकी वैक्सीन बनाने के लिए जुटे हुए हैं कि ताकि कैसे ना कैसे जल्दी से इस संकट से बाहर निकला जा सके। तो ये सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत आ जाएगा। अब ये देखो बेटा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग का आपका मतलब होता है पृथ्वी का ताप बढ़ना। पृथ्वी का ताप बढ़ना बेटा जिसकी वजह से ये देखो कि कितने सारे जो देश है वो समुद्र के आसपास है। पृथ्वी का ताप बढ़ेगा तो समुद्र का जो जल स्तर है वो क्या हो जाएगा, ऊपर उठेगा। जल स्तर ऊपर उठेगा तो जो समुद्र के साथ साथ लगते जैसे देश, जैसे अपने यहाँ के माने तो जैसे अपना बांग्लादेश हुआ, मालदीव हुआ, ये सारे देशों का मोस्टली हिस्सा वो आपका क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। तो इनको खतरा है। तो इनके लिए सबसे बड़ा खतरा होगा आपका आतंकवाद है। आतंकवाद आज एक देश की समस्या नहीं बल्कि विश्वव्यापी समस्या बन गई है। इसका असर पूरे देश पर होता है। ऐसे ही एड्स है, ये महामारियाँ विश्व में, पूरे विश्व में फैली हुई है। अब इनको नीचे हम डिटेल से खतरे के जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खतरे के नए स्रोत, इसमें हम इन सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो खतरे के नए स्रोत में बेटा इसमें जो सुरक्षा संबंधी अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष दिए गए हैं।
वो कौन से हैं? एक तो है मानवता की सुरक्षा और एक है विश्व सुरक्षा। मानवता की सुरक्षा जिसमें हम मानव को जिन चीज़ों से नुकसान हो रहा है उससे बचाना, और विश्व सुरक्षा करना। तो जो मानव, पहले हम मानव की सुरक्षा करते हैं, उसमें मानवाधिकार हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है। इसमें ये देखो बेटा, मानवता की सुरक्षा के अंतर्गत जो चीज़ें जो मानव जाति है उनको नुकसान पहुंचा रही है वो सारी इसके अंतर्गत शामिल की गई। जैसे मानव जाति को नुकसान तो आपका आतंकवाद भी पहुंचा रहा है। आतंकवाद के बारे में मैंने बताया था आपको कि आतंकवाद में क्या होता है बेटा, कुछ जो गिने चुने लोग होते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। सॉरी बेटा, शक्ति प्रदर्शन करते हैं, और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वो जो निशाना बनाते हैं वो आम लोगों को बनाते हैं। और आम लोगों को जो निशाना बनाते हैं उसमें बेटा वो मतलब कि या चाहे आपका ये कर लेते हैं, विमान अपहरण कर लेंगे भीड़ वाले स्थानों जैसे रेलगाड़ी में, कहीं मॉल वगैरह पे, होटलों में, यहाँ पर बम विस्फोट करवा देते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। अमेरिका के बारे में मैंने आपको इसमें बताया था कि जो अमेरिका है वो भी मतलब कि क्या कहते हैं, इन चीज़ों की तरफ, पहले आतंकवाद की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब आतंकी हमला हुआ था अमेरिका के ऊपर 11 सितंबर 2001 में, उसके बाद वो भी इस चीज़ में जुड़ गया था मानव जाति को सुरक्षित करने में या विश्व सुरक्षा के लिए। उसके बाद भारत है। भारत में 2008 में मुंबई में 26 नवंबर 2008 में मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया था ताज होटल पे। उसके बारे में भी मतलब कि ये चीज़ें हैं कि हाँ, इन सारी चीज़ों को मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा की श्रेणी में शामिल किया गया है कि ऐसी चीज़ें जो मानव जाति को नुकसान पहुंचा रही है या विश्व को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये आपकी आतंकवाद से रिलेटेड थी। अब हम मानवाधिकार की बात करें तो मानवाधिकार को हमारा 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो वो अधिकार जो हमारे राजनीतिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं फर्स्ट श्रेणी में। राजनीतिक अधिकार में कि व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता का बेटा क्या मतलब होता है, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, सभा आयोजन की स्वतंत्रता कि कहीं भी व्यक्ति जाकर अपनी सभा वगैरह आयोजित कर सकता है, हर चीज़ की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट मानवाधिकारों का। आर्थिक व सामाजिक अधिकार कि अपना कोई भी या रोजगार, काम धंधा कुछ भी कर सकता है। तीसरा क्या है, उपनिवेशीकृत जनता व जातीय व मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार कि जो अगर किसी देश ने दूसरे देश को अपने अधीन बनाया हुआ है तो वहाँ की जो जनता है उसको कुछ अधिकार मिलने चाहिए। जो अल्पसंख्यक जाति हैं या कहीं के जो मूल निवासी है और जो संख्या में कम है, उनकी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहिए। अगर हम इन सारे कामों को करते हैं तो एक तरह से हम उन लोगों के मानवाधिकारों की जो रक्षा है वो कर रहे हैं। उसके बाद बेटा अगर हम इसमें बात करें तो हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो ये आता है कि और खतरे के नए स्रोतों में, एक तो हमने ये पढ़ लिया कि मानव अधिकारों की सुरक्षा, दूसरा हमने मानव अधिकार के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो इसमें फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है वैश्विक निर्धनता। बेटा वैश्विक निर्धनता क्या होती है? विश्व स्तर पर निर्धनता जो बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा होता है जो हमारी पॉपुलेशन जो दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। इसका एक मैं बात बता देती हूँ बेटा, विश्व में जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो उसका जो प्रतिशत है वो 6 राष्ट्र हैं, भारत, चीन, इंडोनेशिया, बंगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया। ये 6 ऐसे राष्ट्र हैं कि सभी राष्ट्रों की जनसंख्या एक तरफ और इन 6 राष्ट्रों की जनसंख्या एक तरफ, कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। जिसका असर क्या होता है कि बेटा यहाँ पर जो व्यक्ति है उनमें असमानता बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है, अमीरी गरीबी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। कैसे बेटा कि यहाँ पर अगर ये देश उत्पादन के साधनों को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन भी इतनी स्पीड से बढ़ रही है। और जिन देशों की जनसंख्या कम है अगर वो उत्पादन के साधनों में बढ़ोतरी कर रहे हैं तो उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जबकि जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है वो उत्पादन के साधन भी बढ़ा लेंगे
तो उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो तब भी कम रहेगी और जो निर्धनता का दर है वो वहाँ पर उतना ही रहेगा। तो जिसका फ़र्क ये पड़ेगा कि बेटा जो अमीर देश है वो और अमीर होता चला जाएगा और जो गरीब देश है वो और ज़्यादा गरीब होता चला जाएगा। इसी का यही जो हमारा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो डिफरेंस है ये इसी की वजह से मतलब कि क्रिएट हुआ है, क्योंकि जो सॉरी उत्तरी गोलार्ध के राष्ट्र और दक्षिणी गोलार्ध के राष्ट्रों में ये असमानता बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है। इसकी वजह यही है कि जो जनसंख्या का बढ़ना, ठीक है बेटा, कि जो जिन राष्ट्रों में जो जनसंख्या है वो लगातार तेज़ी से बढ़ रही है तो वहाँ पर मतलब कि क्या होगा कि उनका जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम रहेगी और वहाँ असमानता ज़्यादा मौजूद रहेगी। और एक बात और, जहाँ पर मतलब कि आपके उत्पादन के साधन या गरीबी ज़्यादा है, या आपका ये कहें कि जहाँ मतलब कि जो लोगों की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, वहाँ पर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग हैं उनके बीच में आपस में संघर्ष भी होगा। जिससे इसका एक बहुत अच्छा जो आपका उदाहरण है वो बेटा अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में है। वहाँ पर मतलब कि निर्धनता की दर है वो बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर लोगों का जो आपस में संघर्ष है, बहुत सारे लोग मतलब कि युद्ध होते रहते हैं लगातार लोगों के बीच में वहाँ पर, और बहुत सारे जो लोग हैं वो मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। और एक बात और मैं भी बताती हूँ, इसकी वजह से हमारा जो मैंने वैश्विक निर्धनता और जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताया, अब मैं बताती हूँ शरणार्थी। ये जो अपना उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो असमानता बढ़ती चली जाती है बेटा, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में निर्धनता ज़्यादा, हालांकि कई देशों ने काबू पा लिया है कि वो अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने में लगे और उत्पादन के साधनों में बढ़ाने लगे हैं, वहाँ तो कंडीशन फिर भी कंट्रोल में आ गई, लेकिन मोस्टली जो देश है वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शरणार्थी। शरणार्थियों की जो समस्या है वो और ज़्यादा उत्पन्न हो गई। शरणार्थी बेटा किसको कहते हैं कि शरणार्थी वो लोग होते हैं जिनको युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदा की वजह से अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ता है। या हम यहाँ एक पॉइंट और यूज करेंगे, अप्रवासी। अप्रवासी, अप्रवासी क्या कहते हैं बेटा, जो लोग अपनी इच्छा से अपना देश त्यागते हैं। तो बेटा ये देखो, अब कहीं किसी को किसी देश में रोजगार नहीं मिलेगा तो वो अपनी जगह छोड़कर क्या करेंगे, दूसरी जगह पर पलायन करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे। तो इस वजह से जो दक्षिणी गोलार्ध के जो देश है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ से लोग जा रहे हैं उत्तरी गोलार्ध के देशों में, ताकि उन्हें रोजगार मिले और जो उनकी कंडीशन है वो बेटा बेटर हो जाए। देखो बेटा कोई ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बस थोड़ा समझने की बात है कि पारंपरिक में आपके कौन से पॉइंट आएंगे, अपारंपरिक में कौन से पॉइंट आएंगे और कौन सी समस्या उत्पन्न होती है इससे। तो बेटा मैं ये बता देती हूँ। और एक तरह से और पलायन होता है लोगों का, वो होता है अपने ही देश में पलायन, ठीक है बेटा। इसको कहते हैं आंतरिक रूप से विस्थापन। आंतरिक रूप से विस्थापन की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि एक देश के अंतर्गत भी जहां लोगों की एक जगह स्थिति सही नहीं है और उनको अपनी वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, लेकिन ऐसे लोगों को शरणार्थियों जितनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। इंडिया में जैसे बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर संघर्ष चलता रहता था लोगों के बीच में, अपना घर बार छोड़कर भारत के अन्य देशों में आकर बसना पड़ा था। और ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। अब हम कुछ महामारियों के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारी ऐसी महामारियां हैं जिनका असर पूरे विश्व में फैला हुआ है। महामारियों में आपका जैसे HIV एड्स, अभी मैंने बताया था एड्स, बर्ड फ्लू, अभी हम कोरोना का भी कह सकते हैं, जो मतलब कि ये नहीं है कि एक ही देश में फैल लिया है, पर्यटन की वजह से या पलायन की वजह से, आप्रवास की वजह से बहुत सारे एक जगह से दूसरी जगह ये बीमारियां फैलती है। और एक बार मैं और आपको बात बता देती हूँ कि जो पारंपरिक जो सुरक्षा है इसमें खतरे के जो स्रोत हैं, किसी देश में तो किसी चीज़ को पहले प्राथमिकता दी जाती है कि भाई ये सबसे बड़ा संकट है। किसी देश में जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा, अफ्रीका में हर 3 आदमियों में एक आदमी एड्स से संक्रमित है।
तो वहाँ पर जो इस चीज़ को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है कि सबसे पहले हम इसका इलाज ढूंढेंगे, और हमारी जो है पारंपरिक धारणा के अंतर्गत ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मौजूद है। वहाँ पर बेटा जो इस बीमारी से जो मरने वालों का जो रेट है वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके बाद बहुत सारे वायरस आए, जैसे अबोला वायरस, हेंटा वायरस, हेपेटाइटिस सी। ये भी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी मतलब कि जानकारी भी नहीं थी, एकदम आ गए। आपका कोरोना वायरस है, ठीक है। इनमें से बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका अभी तक इलाज नहीं ढूंढा गया है, जबकि बहुत सारी ऐसी चीज बीमारियां हैं जैसे टीबी, मलेरिया, डेंगू, जिनका इलाज ढूंढ लिया गया है, उनकी वैक्सीन बन गई है और लोग मतलब कि उससे ठीक हो रहे हैं। और यही नहीं कि इंसानों के अलावा जानवरों में भी ऐसी ऐसी जो महामारियां हैं वो देखने को मिलती हैं, जो मतलब कि उनके जीवन को संकट में डाल देती हैं। ठीक है बेटा। ये क्या कहते हैं, 90 के दशक में ब्रिटेन में फैली थी एक जो महामारी थी पशुओं में, मैड काऊ। तो उसके अलावा ये जो हमारा टॉपिक था ये था महामारियों का। और फिर मैंने बताया कि जो महामारियां हैं उनका असर सभी देशों में जो समस्याएं हैं, अभी जैसे मैंने बताया था कि जो समुद्र तल के आसपास के देश हैं वो प्राथमिकता किसको देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पृथ्वी का ताप का बढ़ना किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा पोल्यूशन की वजह से। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक यही फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके बाय।